सिस्टम पर उसका बोझ बना रहता है। महोदय, इस देश ने ऐसे कई उदाहरण देखे जहां बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर देश छोड़कर चले गए। चाहे विजय माल्या जी हो, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, देश का पैसा लूटने वाले लोग मौज कर रहे हैं। और जब गरीब आदमी कुछ उस पर जरा सा कर्ज चला जाता है तो बिना मुकदमे के जेल हो जाती है। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। संसद में बजट सत्र चल रहा है और इस बीच कई सांसद जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं वो किसानों की कर्ज माफी की बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हमारे देश में जब कर्ज माफी की बात आती है तो एक तरफ किसान मजदूर और दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों का जिक्र होता है। किसान मजदूर को लेकर यह जिक्र होता है कि सरकार उन्हें राहत कब देगी और उद्योगपतियों का भारी भरकम कर्ज जब माफ कर दिया जाता है तो उसके बाद भी वो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए लोन लेने के बाद देश छोड़कर भागते हुए भी देखा गया है, जबकि किसान मजदूर में से एक एक पाई का हिसाब भी चुकता किया जाता है। संसद में इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने सरकार से सवाल पूछे। भारतीय किसान इस समय भारी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, लेकिन उद्योगपतियों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर दिया जाता है। सरकार इस पर गंभीर कदम उठाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सभी राज्यों के किसानों पर कुल मिलाकर 31,34,807 करोड़ रुपए के लगभग कर्ज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को कर्ज मुक्त करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साफ कर दिया कि देश भर के किसानों के लिए पूरी तरह से कर्ज माफी की कोई योजना नहीं है। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के किसानों की ऋण माफी पर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। दरअसल सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के पास किसानों के सभी कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दूसरे तरीकों पर काम कर रही है। किसान संगठन केंद्र सरकार से देश भर के किसानों का ऋण माफ करने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी आवाज उठाते हुए कहा कि देश का पैसा लूटने वाले विदेश में मौज काट रहे हैं, लेकिन किसान कर्ज के नीचे दबता नजर आ रहा है। अब आपको चंद्रशेखर का बयान सुनवाता हूं, जिसमें उन्होंने संसद में खड़े होकर निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार से बड़ी मांग की। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यह संशोधन समाधान से ज्यादा सवाल पैदा करता है। ये विधेयक दिवालियापन की समस्या का इलाज नहीं, बल्कि उसको फाइल और थोड़ा और व्यवस्थित करने का प्रयास। महोदय, जब वर्ष 2016 में आईबीसी लाया गया था तब इस सदन में बड़े विश्वास के साथ ये कहा गया था कि अब देश में दिवालियापन की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान होगा। उसमें 180 दिनों के भीतर सीमा तय की गई थी ताकि कंपनियों को जल्दी पुनर्जीवित किया जा सके और बैंकों का पैसा वापस आए। लेकिन आज वर्षों के अनुभव के बाद हमें स्वीकार करना होगा कि यह लक्ष्य जमीन पर पूरा नहीं हो पाया। आईबीबीआई के आंकड़े बताते हैं कि हजारों मामले इस कानून के तहत आए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम मामलों में ही सफल समाधान हो पाया है। औसतन समाधान में 400 से 500 दिन का समय लग रहा है, जो तय समय सीमा से कहीं अधिक है। महोदय, इस कानून का एक प्रमुख उद्देश्य था कि बैंकों में फंसा हुआ पैसा वापस आए और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। औसतन केवल 30 से 32% की वसूली हो पा रही है, जिसका मतलब यह है कि करीब 68 से 70% राशि बट्टे खाते में जा रही। यह केवल एक तकनीकी आंकड़ा नहीं, बल्कि यह देश के सार्वजनिक बैंकों को अतः आम जनता के पैसे को नुकसान है। महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज राइट ऑफ किया है। अब सरकार अक्सर ये कहती है कि राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं होता, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि आम जनता की नजर में ये पैसा वापस नहीं आता और बैंकिंग सिस्टम पर उसका बोझ बना रहता है। महोदय, इस देश ने ऐसे कई उदाहरण देखे जहां बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर देश छोड़कर चले गए। चाहे विजय माल्या जी हो, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, देश का पैसा लूटने वाले लोग मौज कर रहे हैं। और जब गरीब आदमी कुछ उस पर जरा सा कर्ज चला जाता है तो बिना मुकदमे के जेल हो जाती है और बेल भी नहीं मिलती। इन घटनाओं ने पूरे सिस्टम का पर सवाल खड़ा कर दिया। आज एक आम आदमी यह सवाल पूछ रहा है कि अगर
कोई किसान कुछ हजार करोड़ रुपए ले लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन जब बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ लेकर देश छोड़ जाते हैं तो सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो जाता है? महोदय, ये दोहरी व्यवस्था क्यों? महोदय, गरीब का कर्ज अपराध बन जाता है लेकिन अमीर का कर्ज हेयरकट बन जाता है। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जब जवाब दे तो बताएं कि पिछले 10 लाख करोड़ के राइट ऑफ में से कितना पैसा वास्तव में वापस आया और कितने बड़े डिफाल्टर आज भी देश के बाहर हैं। महोदय, इस विधेयक में प्रक्रिया को तेज करने की बात कही गई, लेकिन वास्तविकता में यह है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी पहले से ही भारी बोझ में दबे हुए हैं, के नीचे दबे हुए हैं और हजारों मामले लंबित हैं और कई मामलों में 2-2, 3-3 साल तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है केवल कानून नहीं बल्कि न्यायिक ढांचे के सीमित क्षमता का है। जब तक एनसीएलटी की संख्या, संसाधन और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक कोई भी संशोधन प्रभावी नहीं हो सकता है। आरपीवी के जवाबदेही में अभाव, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है तो यह आवश्यक है कि उसकी कार्यप्रणाली पर निगरानी और उत्तरदायित्व दोनों स्पष्ट हो। महोदय, जिस व्यक्ति के हाथ में पूरी कंपनी का भविष्य है उसकी जवाबदेही का कोई इस पर ढांचा नहीं, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? महोदय, आप भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी एमएसएमई है। 6 करोड़ से अधिक छोटे और मध्यम उद्योग देश में रोजगार और उत्पादन का बड़ा आधार है, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के जटिलता और लंबी अवधि के कारण ये छोटे उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसके पास बड़े वकील रखने की क्षमता नहीं है, ना ही लंबे समय तक कानून लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसका परिणाम यह है कि जहां भी कॉर्पोरेट पुनर्गठित हो जाते हैं वहीं छोटे उद्योग पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। महोदय, अब बड़े उद्योग पुनर्गठित हो जाते हैं लेकिन छोटे उद्योग खत्म है। ये कानून असमानता पैदा करता है। महोदय, इस पूरे कानून में और संशोधन में एक बड़ी कमी यह है कि ये केवल इंसॉल्वेंसी के बाद की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, ना कि उसके कारणों पर। हमें ये पूछना चाहिए कि कंपनियां दिवालिया क्यों हो रही है? क्या बैंकिंग प्रणाली में कोई कमी है या क्या लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शी कमी है? जब तक इन मूल कारणों पर ध्यान नहीं जाता तब तक समस्या बार बार सामने आती रहेगी। महोदय, सरकार आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड भेज रही है, लेकिन आग क्यों लगी इस पर कोई चर्चा नहीं है। महोदय, हम सुधारों के विरोध, लेकिन सुधार का मतलब केवल शब्दों का बदलाव नहीं बल्कि प्रणाली। श्री कल्याण काले जी। महोदय, 4.5 मिनट हुई है, 5 मिनट तो पूरी हो जाती। धन्यवाद। शब्दों का बदलाव बल्कि प्रणाली में वास्तविक परिवर्तन है। महोदय, ये विधेयक कागज पर सुधार लेकिन जमीन पर अधूरा। ये कानून आंकड़ों को सुधार करता है लेकिन व्यवस्था की सच्चाई नहीं बदल सकता। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही, समबद्धता और संवेदनशीलता नहीं आएगी तब तक कोई संशोधन केवल शब्दों में को खेलता रहेगा। सहारा इंडिया के इन्वेस्टर जो है मैडम, उनका उन पीड़ित परिवारों का पैसा फंसा हुआ है और वो लोग जब हम क्षेत्रों में जाते हैं हमसे कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि उन बेचारों का पैसा उन तक पहुंच जाए तो वो आशीर्वाद देंगे सरकार को, वरना तो सरकार के खिलाफ किस तरह का माहौल है सब जान। धन्यवाद। अब भारतीय किसान इस वक्त देखा जाए तो भारी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सभी राज्यों के किसानों पर कुल मिलाकर के 31,34,807 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। ये कर्ज किसानों को 2 तरह से मिलता है। पहला होता है क्रॉप लोन और दूसरा होता है टर्म लोन। क्रॉप लोन जो कि आमतौर पर बीज, खाद व कीटनाशक जैसे खर्चों के लिए छोटी अवधि के लिए दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ टर्म लोन होता है जो लंबी अवधि के लिए दिया जाता है, जिसमें ट्रैक्टर, भारी मशीनरी या अन्य उपकरण खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किसान करते हुए नजर आते हैं। अब आपको देश के उन 6 राज्यों के बारे में बताना चाहूंगा जहां के किसान सबसे ज्यादा कर्ज के नीचे डूबे हुए। अब तमिलनाडु के किसानों पर कुल 5,06,290.45 करोड़ रुपए के लगभग ऋण है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश के किसानों पर 3,75,254.59 करोड़ रुपए का ऋण है, जो कि उन्हें कर्जे के मामले में दूसरे नंबर पर ले जाता है। बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य यानी कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर 3,07,293 करोड़ रुपए के लगभग का लोन बकाया है। उत्तर प्रदेश का नंबर 4थे स्थान पर आता है, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों पर 2,30,096.69 करोड़ रुपए के लगभग कर्ज जो है वो मौजूद है, जो कि उत्तर प्रदेश को देश में 4थे पायदान पर दिखाता है। 5वें नंबर पर ये दक्षिण भारतीय राज्य का कर्नाटक का नंबर आता है, जहां कर्नाटक के किसानों के ऊपर 2,10,244.47 करोड़ रुपए का कर्जा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी कुल 1,68,545 करोड़ रुपए का कर्ज देश के राजस्थान के किसानों पर है। यहां तक तो किसानों की बात थी, लेकिन अब बड़े उद्योगपतियों की भी बात मैं करता हूं, जहां पर उद्योगपति भी कर्ज से राहत नहीं लेते नजर आ रहे हैं।
दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटे उद्योगों जिन्हें एमएसएमई पर कहा जाता है, उन पर कुल बकाया कर्ज लगभग 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिसमें 16% की वृद्धि देखने को मिली है। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों जैसे अडानी, बिरला, एल&टी और अन्य पर अरबों रुपए का कर्ज है। कुल बाहरी विदेशी कर्ज सितंबर 2024 में बढ़कर 711.8 अरब डॉलर यानी कि 711.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो कि भारत में काफी भारी भरकम राशि के रूप में इस कर्ज को देखा जाता है। दरअसल औद्योगिक और राष्ट्रीय ऋण से संबंधित कुछ जानकारियां सामने जो आई है, उसके मुताबिक एमएसएमई कर्ज जो है वो छोटे और मझोले उद्यमों पर 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का दिखाया गया है। बड़े कॉरपोरेट समूह जिन पर अंदाजतन यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप पर 2.29 लाख करोड़ रुपए, अडानी ग्रुप पर 2.18 लाख करोड़ रुपए, एल&टी पर 1.62 लाख करोड़ रुपए, महिंद्रा ग्रुप पर 74,667 करोड़ रुपए और बजाज ग्रुप पर 61,253 करोड़ रुपए का भारी कर्ज मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ वक्त में देखा जाए तो इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कुल विदेशी कर्ज की बात करें तो भारत में कुल विदेशी कर्ज सितंबर 2024 तक 711.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही से 4.3% ज्यादा है। विदेशी कर्ज का हिस्सा जो है वो ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में है, इसके बाद भारतीय रुपया भी है। यहाँ तक कि जिस तरीके से मांग लगातार उठती रहती है, उसमें कॉर्पोरेट लोन और राइट ऑफ यानी कि कर्ज को राइट ऑफ कर देने की भी लंबे वक्त से बहस चली आ रही है। दरअसल कॉर्पोरेट लोन और राइट ऑफ जो पिछले कुछ वर्षों में जिसकी चर्चा रही है, करीब 16 लाख करोड़ रुपए तक की राशि को राइट ऑफ भी किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी सांसद लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब बड़े कॉर्पोरेट घरानों का लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाता है तो फिर किसानों को राहत क्यों नहीं मिल पाती। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।